दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने साइंस का चैप्टर नंबर 1 और 2 पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके आप वो देख लो। तो ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 चैप्टर्स में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और 2 में। तो इस चैप्टर से हम हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो किस तरीके से, किस लॉज और किन क्वांटिटीज़ के ऊपर काम करती है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि बेसिकली हम अपने दुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं 3rd चैप्टर से। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको फोर्स और प्रेशर का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि फोर्स होता क्या है। तो मान लो कि आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हो और उसने आपको धीरे से धक्का मतलब नहीं, पहले आपने धीरे से धक्का दे दिया और वो थोड़ा सा अपनी जगह से पीछे हो गया। मतलब कि मान लो ये आप हो और ये आपका दोस्त है। आपके दोस्त ने आपको धीरे से धक्का दे दिया तो आप धीरे से अपनी जगह से पीछे हो गए, ठीक है। और आपने उसको धीरे से, मतलब आपके दोस्त ने आपको धीरे से धक्का दिया, थोड़ा सा पीछे हो गए और आपको आ गया गुस्सा। आपने उसको एकदम ज़ोर से आपने ऐसा धक्का दिया कि ये बेचारा पीछे जाके गिर गया और उसका मुंह टूट गया। तो जब इसके पेरेंट्स आएंगे आपके पास तो वो क्या बोलेंगे कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स से धक्का दिया। यानी कि बहुत ज़्यादा आपने अपनी ताकत लगाई, आपने जितनी ज़्यादा ताकत लगाई उतना ही ज़्यादा फोर्स से आपने अपने दोस्त को धक्का दे दिया। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, मैंने तो इसे खाली एक बहुत कम फोर्स से धक्का दिया था, ये तो बस अपनी जगह से 2 कदम पीछे हुआ है, लेकिन इसने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स से धक्का दे दिया कि मैं पीछे जाके गिर गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप एक किसी चीज़ पे अपनी ताकत लगाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा उस चीज़ पे। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि फ़ोर्स खाली आप लगाते हो, फोर्स दुनिया की हर बॉडी एक दूसरे पर लगाती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे मस्कुलर फोर्स, ऐसे बहुत सारे तरीके के फोर्स होते हैं। तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो आप अपनी बॉडी से लगाते हो, अपने मसल्स के हेल्प से लगाते हो, उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो आपको भी पता है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा नाम सुना होगा कि प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो, ज़्यादा प्रेशर पे अगर आप दिमाग पे रखोगे तो आपको बीमारी हो सकती है। तो वो प्रेशर अलग होता है और जो फिज़िकल प्रेशर की हम बात करते हैं वो प्रेशर अलग होता है। तो अब जो प्रेशर है ये फोर्स पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यानी कि जो प्रेशर है ये फोर्स पर ही डिपेंड करता है। आप किसी चीज़ पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उस चीज़ पे। देखो, मान लो कि ये एक पेपर है और इस पेपर पे मैंने हल्का सा फोर्स लगाया तो इस पेपर का साइज़ हो गया इतना। और अगर मैं ज़्यादा फोर्स यानी कि ज़्यादा प्रेशर लगाना चाहूँ तो मैं उस पर इतना ज़्यादा अपना मस्कुलर फोर्स लगाऊंगा कि इसकी हालत हो जाएगी कुछ ऐसी। ये देखो, अब इस पर जितना ज़्यादा मैं फोर्स यानी कि प्रेशर लगाऊंगा ये उतना ही कम हो जाएगा। ये देखो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगाया इसके ऊपर। तो इसके ये एक्सपेरिमेंट दिखाने का मेरा क्या मतलब है कि फोर्स और प्रेशर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स लगोगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। मान लो अभी मैंने इसको ऐसे रखा है, इसको मैंने एकदम ज़ोर से दबा दिया, मतलब मैंने इसे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाया तो ये हो गया डिस्क शेप में। पहले ये बॉल जैसे शेप में था, अभी ये हो गया डिस्क के शेप में, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपके इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी 2 ऑब्जेक्ट में या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है एक टाइम पे, और यही फोर्स मूवमेंट भी करा सकता है उन बॉडीज़ की। जैसे आपने जब आपके दोस्त को धक्का दिया तो आपका दोस्त पीछे जाके गिरा, यानी कि उसकी मूवमेंट हुई। A stationary object with no force acting remains stationary। तो अभी मान लो मेरे पास है एक हाइलाइटर, मैंने यहाँ पे इसे रखा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या ये अपनी जगह से मूव करेगा? नहीं, ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। अब अगर मैं इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाऊँ, ये देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये पीछे हो गया, वापस फोर्स लगाया तो फिर से पीछे हो गया। यानी कि जब तक मैं इस पर ऐसे फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा।
तो यहाँ पे वही लिखा है, रिमेन्स स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि वो मूव नहीं करेगा, नो मूवमेंट दिखाएगा, कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। स्टेशनरी का मतलब ये होता है नो मूवमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, तो मान लो कि आप चल रहे हो एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि आप 1 सेकंड में 2 कदम चल रहे हो, ठीक है। मैं आपको ये ड्राइंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो यहाँ पे चलने, मान लो आप भाग रहे हो, ठीक है, ये आप हो और आप भाग रहे हो यहाँ पे। ये मैं इक्वल डिस्टेंस में इस जगह को डिवाइड कर देता हूँ, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। मान लो आपकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में आप 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अभी आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहले सेकंड में आप कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे। दूसरे सेकंड में आप यहाँ पहुँचोगे। तीसरे सेकंड में आप यहाँ पहुँचोगे। अब वही अगर जब आप यहाँ पर भाग भाग के पहुँचे और आपका दोस्त थोड़ा शरारती निकला, उसने पीछे से आपको धक्का दे दिया, आपके दोस्त ने, ये देखो आपके दोस्त ने आपको अपने एक हाथ से धक्का दे दिया, और वो भी उसने ज़ोर से धक्का दिया। तो जब उसने ज़ोर से धक्का दिया, तो क्या आपको लगता है कि आप जो स्पीड से पहले चल रहे थे अब वही स्पीड से चलोगे? नहीं। तो देखो, पहले सेकंड में आप यहाँ पे आए, दूसरे सेकंड में आप यहाँ पे आए, तीसरे सेकंड में आप यहाँ पे आए, और चौथे सेकंड में आपको आना था यहाँ पे, लेकिन आपके दोस्त ने क्योंकि आपको धक्का दिया, आपकी स्पीड बढ़ गई और आप अगले सेकंड में सीधा यहाँ आप पहुँच गए। मतलब आपकी स्पीड फास्ट हो गई। ये सेकंड में आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड यानी कि आपने ये 2 मीटर का रास्ता आपने एक ही सेकंड में कवर कर लिया, जबकि आपको 1 सेकंड में 1 ही मीटर कवर करना था। तो अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स विथ सेम स्पीड। तो देखो, पहले तो आप सेम स्पीड से मूव कर रहे थे। पहले सेकंड में आप यहाँ पहुँचे थे, दूसरे सेकंड में आप यहाँ पहुँचे थे, तीसरे सेकंड में आप यहाँ पहुँचे थे। लेकिन क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड से क्यों जा रहे थे? क्योंकि आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन तीसरे सेकंड पर ही आपके दोस्त ने आपको धक्का दे दिया, इसीलिए आप 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए। वहीं आप 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहे थे। वही अगर आपका दोस्त आपको पीछे धक्का दे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर आपका दोस्त आपको आगे धक्का दे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है। दिस इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मुझे उम्मीद है आपने न्यूटन का नाम ज़रूर सुना होगा। न्यूटन वो इंसान है जिन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फोर्सेस के एग्जांपल है, ये अभी हम यहाँ से समझेंगे। तो देखो, नेचर में 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो 2 बॉडीज़ के बीच में ये फोर्स काम करेगा, वो दोनों बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगी। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ये फोर्स जिन भी 2 बॉडीज़ के बीच में लगेगा वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी। तो ठीक है, यहाँ पे मान लो, ये देखो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। तो देखो, अभी मान लो ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसे इस कार को धक्का देना है। तो इतना दिमाग तो हम सब में है कि हम ये सोच सकते हैं कि अगर इसे इस कार को आगे धक्का देना है तो इसे अपने हाथों से इस कार को पीछे से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये कार आगे मूव करेगी। ठीक है। और ये कुत्ता, मान लो ये देखो, ये कुत्ता बहुत ज़िद्दी है और इसको घर पे नहीं जाना है। तो जब तक ये जो बच्चा है इस पे इस साइड पे फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक ये कुत्ता अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। और ये बच्चे ने क्या किया, ये फुटबॉल रखी थी यहाँ पर ये फुटबॉल रखी थी, और इस बच्चे ने इतनी ज़ोर की किक मारा, यानी कि इस डायरेक्शन में इतना ज़ोर से फोर्स लगाया कि बॉल सीधा हवा में उड़ गई। तो देखो, अब ये तीनों फोर्सेस जो है, ये तीनों फोर्सेस में जो 2 ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। देखो, ये आदमी इस कार के कांटेक्ट में है, ये बच्चे के हाथ में कांटेक्ट में ये रस्सी है, और यही रस्सी की हेल्प से वो इस डॉगी को खींच रहा है। और फुटबॉल में जब इस बच्चे ने अपने पैर को इस फुटबॉल पे ऐसे टच किया, तभी जाके ये फुटबॉल ऊपर गया। यानी कि ये सारे फोर्सेस में कांटेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्सेस।
ठीक है, अभी हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था। पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फिगर 3.1 अ कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मैन अप्लाइज फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। हाँ, तो जब ये आदमी पीछे से धक्का देगा तभी ये कार मूव करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आदमी खड़ा है और सोच रहा है कि कार आगे जा, कार आगे जा, ऐसा ही अपने दिमाग में सोच रहा है और कार आगे जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं वाला। जब तक ये अपने हाथों से इसे टच करके धक्का नहीं देगा तब तक कार आगे नहीं जाएगी। अ रिलक्टेंट डॉग यानी कि एक ज़िद्दी कुत्ता इज़ बीइंग पुल्ड बाय हिज मास्टर एंड बॉय प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो ये जो कुत्ते का मास्टर है, ये कुत्ता बहुत ज़िद्दी है, तो ये उसको अपनी तरफ धक्का दे रहा है, धक्का ले रहा है, मतलब इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ ताकि कुत्ता इसके साथ घर चले। और ये बच्चे ने, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले ही दे दिया कि जब अपने पैर से कांटेक्ट किया तभी ये फुटबॉल को उड़ा पाया हवा में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज थ्रू एन इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो जब तक इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक ये फोर्स काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये है इंटरैक्शन पॉइंट, यहाँ पे ये है इंटरैक्शन पॉइंट, और यहाँ पे इसका पैर और फुटबॉल है इंटरैक्शन पॉइंट। As in figure 3.2, iron nails get attracted to the pole of a magnet due to a magnetic force. तो देखो यहाँ पे हमने पूरे कॉन्टैक्ट फोर्सेस का बारे में पढ़ लिया इस पैराग्राफ में। अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। तो देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोर्स अगर किसी बॉडी के बीच में एक्ट करेगा तो वो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को आप आयन नेल के पास लेके चले जाओगे तो वो आयन नेल खुद ब खुद ही इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ अभी। ये देखो, अभी मैं आपको कंपैरिजन कराता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में। तो देखो, अभी ये जो यहाँ पे रिंग रखी हुई है, ये जो अंगूठी है, ये मेटल की बनी हुई है, यानी कि लोहे की बनी हुई है, और मुझे इसको अपनी तरफ लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर कॉन्टैक्ट लगाऊंगा, यानी कि इसे टच करूँगा और इसे पीछे खींचूँगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का। अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये रिंग मेरे उंगली के पास आ जा, मेरी उंगली के पास आ जा, मेरी उंगली के पास आ जा, अगर मैं ऐसा 100 बार भी बोल दूँ तो ये रिंग बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ये है एक मैग्नेट, ये चार्जर पे 2 मैग्नेट पॉइंट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आऊँ, ये देखो, अपने आप ये जो रिंग थी एक पॉइंट पे, जैसे ही मैंने इसको सफिशिएंट दूरी पर ला दिया, ये अपने आप मैग्नेट पे चिपक गई और अब इनके बीच में लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो, जब मुझे इस रिंग को अपने पास लाना था कॉन्टैक्ट फोर्स की हेल्प से, तो मुझे इसको टच करना ही पड़ा अपने पास खींचने के लिए। लेकिन क्या इस मैग्नेट को टच करना पड़ा? ये देखो, देखो, मैग्नेट को टच ही नहीं करना पड़ा, मैग्नेट के पास तो खुद ही रिंग आ गई। सेम वैसे ही अगर मैं इस की बात करूँ, ये देखो, की भी खुद आ गई, की भी अपने पास इससे आगे चिपक गई। ये देखो, ये देखो, खुद ही की चिपक रही है। क्या मुझे इस मैग्नेट को यहाँ तक टच करना पड़ रहा है चिपकाने के लिए? ये तो खुद ही बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहे हैं। सेम एग्जांपल है इस कोम का यहाँ पे। तो देखो, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप अपने मम्मी से कंघी मांगो, उसे या तो अपने बालों पे घिसो या तो एक रबर बलून लो और उसके ऊपर घिसो उस कंघी को। आप उस बलून के ऊपर ऐसे ऐसे करके घिसो, फिर आप उसे छोटे छोटे जो पेपर के पीसीस है उसके पास लेके जाओ। तो आप देखोगे जैसे ही आपने कंघी को रब करने के बाद, ये रबर बलून पे रब करने के बाद आपने जब इसे पेपर पीसीस के पास लेके गए तो ये अपने आप पेपर पीसीस को अपने पास अट्रैक्ट कर ली। तो ये जादू कैसे हुआ? ये है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रब करने की वजह से इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई और यही स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स इन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया है पेड़ का। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटी एक फोर्स होती है। तो अभी जब ये कोकोनट है, जब ये यहाँ पे लटका हुआ है तो ग्रेविटी इस पे नीचे फोर्स लगा रही है। लेकिन क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ग्रेविटी का कोई हाथ नीचे से निकल के आया और कोकोनट को नीचे खींच रहा है कि वो नीचे गिर जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको ही पता है, हमारी अर्थ के सेंटर से लगता है ऑब्जेक्ट्स पर, तभी हम ज़मीन पर रहते हैं। अगर हम कूदेंगे तो ज़मीन पे आ जाएंगे, अगर हम कुछ ऊपर फेंकेंगे तो वो भी ज़मीन पे आ जाएगा। वो किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, ये मान लो कि इसका ये आपने यहाँ पे पत्थर मारा, इस कोकोनट पे आपने पत्थर मारा नीचे से, ये आप हो, आपने कोकोनट पे पत्थर मार दिया।
और ये कोकोनट का ये कोकोनट अपने आप नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आके ये नीचे गिर गया। तो ये नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरा। तो क्या आपने देखा कि ग्रेविटी आई, अपना एक हाथ निकाली और कोकोनट को नीचे खींच ली? ऐसा तो बिल्कुल नहीं देखा। यानी कि ग्रेविटी भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक वैसे ही जैसे आपने मैग्नेटिक फोर्स को नहीं देखा और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं देखा, वैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। A coconut is falling from coconut tree. Objects are attracted to earth due to the force of gravity. यही force of gravity मैंने अभी आपको यहाँ पे explain किया. When a comb gets rub against hair, मैंने आपको बोला था कि आप इसे अपने बालों पे भी, या फिर अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको बलून पे भी रब कर सकते हो. स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर केप्ट ऑन टेबल गेट अट्रैक्टेड टू द कोम. तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया. द कोम हैज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. तो मैंने भी यहाँ पे वही बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जिसकी वजह से पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड दैट इज इंड्यूस्ड अपोजिट चार्जेस ऑन द पीसेस ऑफ पेपर. तो देखो ये पेपर पहले चार्ज नहीं थे, जैसे ही आप एक कंघी को इस पेपर के पास लेके आ गए तो पेपर्स में भी चार्ज डेवलप हो गया और उसी चार्ज की वजह से ये कंघी इसके तरफ ये पेपर्स अट्रैक्ट हो गए. In figure 3.1, a force is seen to act through a direct contact of objects via one or more object. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैन है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है. सच फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. तो हमने अभी एकदम अच्छे से कॉन्टैक्ट फोर्स देखा क्या होता है. In figure 3.2, a force is applied between two objects even if two objects are not in contact. Such a force is called as non-contact force. तो देखो मैग्नेट को एक नेल के तरफ फोर्स लगाने की कोई मतलब फोर्स लगाने के लिए उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इसे अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास बिना कोई कॉन्टैक्ट लगाए. तो यही यहाँ पे दिया है. ये देखो मैंने क्या कॉन्टैक्ट लगाया, ये अपने आप एक पर्टिकुलर दूरी पर इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ. मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. जो आप अपने मसल के थ्रू, जो आप अपने हाथ के थ्रू, यानी कि आप अपने मसल के थ्रू जो भी फोर्स लगाओगे उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो मान लो मुझे इस पेन को हिलाना है तो मुझे ऐसे ही हिलाना पड़ेगा, बिना कॉन्टैक्ट के मैं इस पेन को हिला नहीं सकता. वो वैसे ही सेम तरीके से अगर मुझे कोई भी चीज़ हिलानी है मुझे उसमें अपने शरीर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर लगेगी. तो इसीलिए हम बोलते हैं उसे कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड इज अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स. हाँ ये मैंने आपको पहले बता दिया, हम अपने मसल से ही इस फोर्स को लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम है मस्कुलर फोर्स. इट इज़ अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एस लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग. हाँ अगर आप कोई सामान लिफ्ट कर रहे हो तो भी आप अपने मस्कुलर फोर्स को लगा रहे हो. आप किसी को धक्का दे रहे हो किसी चीज़ को तो भी आप वही कर रहे हो. और किसी चीज़ को अगर आप अपनी तरफ पुल कर रहे हो, जैसे ये इस कुत्ते को पुल कर रहा है, इसको भी, ये भी हमारे मस्कुलर फोर्स का ही एग्जाम्पल है. कॉन्ट्ररी यानी कि उसके अपोजिट में फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट अ कॉन्टैक्ट. तो जैसे हमारे मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है एक्ट करने के लिए, इन चीज़ों को जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन लोग को कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती. When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stops. A car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. This is because because of the force of friction between the ground and the surface and object in motion. तो अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक बॉल का. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस रिंग का. ठीक है, अब मान लो ये रिंग है, मुझे इसे पुश करना है, मैं इसे पुश कर रहा हूँ फॉरवर्ड, यानी कि इसको यहाँ से फोर्स दे रहा हूँ. मैंने फोर्स दिया, रिंग रुक गई. फिर से मैं देख रहा हूँ, मैंने फोर्स दिया, फिर से रिंग रुक गई. फिर से मैंने फोर्स थोड़ा ज़्यादा दिया, मैंने देखा रिंग आगे तक तो गई लेकिन फिर से रुक गई. अब मैं वापस से इसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स दिया, फिर से रिंग रुक गई. चाहे मैं कितना भी फोर्स दूँ, रिंग एक जगह पे जाकर ज़रूर रुक जाती है. ठीक है, तो अब ये रुकती क्यों है? तो इस रिंग के रुकने का रीज़न है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से
अगर कोई चीज़ ऐसे धीरे से गई तो वो अपनी जगह पे रुक जाएगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो हमें कितनी प्रॉब्लम होती। मान लो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो अगर मैं इस रिंग को अगर धीरे से भी, इतने धीरे से मैं इसे टच कर दिया तो ये जो स्पीड है यही स्पीड से जाते रहेगी जाते रहेगी जाते रहेगी और कभी रुकेगी ही नहीं। ये कभी नहीं रुकेगी अगर इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये कभी नहीं रुकेगी और हमेशा चलती चली जाएगी। इसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा इसके रुकने का। तो आप समझ सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन्ड इन मोशन। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट था मैंने इसको जब ऐसे धक्का दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो मोशन में ही रहता और ये चलते रहता। ठीक है। तभी अगर आप किसी कार के इंजन को बंद कर दोगे तो वो कार अपने आप रुक जाएगी एक पॉइंट पे आके। या फिर अगर आप साइकिल चलाते टाइम भी अगर आपने पेडल मारना रोक दिया तो आपकी साइकिल कोई ना कोई पॉइंट पे आके ज़रूर अपने आप ही रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विद आवर फीट। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वी विल स्लिप एंड नॉट बी एबल टू वॉक। तो देखो जब भी आप चलते हो, आप मान लो ऐसे 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 आप चल रहे हो अपनी जगह पे, तो आप ये कैसे चल पा रहे हो? क्योंकि आपका जो फीट है, आपके जो पैर है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर। वही अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आप पता है आप कैसे चलते? आप ऐसे चलते और आपका पैर सीधा ऐसे स्लिप कर जाता, आप ऐसे गिर जाते। आप एक और कदम रख दे फिर से आपका पैर स्लिप हो जाता। आप ऐसे करके कदम रख ही नहीं पाते। आप फिर से ऐसे रखने की कोशिश करें, फिर से आपका पैर फिसल जाता। देखो तो कभी कभी आपने ऐसा देखा भी होगा कि अगर आपने केले के छिलके पे पैर रख दिया या फिर आपने किसी गीली मिट्टी जैसी जगह पे पैर रख दिया तो आपका पैर अपने आप ऐसे स्लिप हो जाता है और आप मुँह के बल गिर जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गीली मिट्टी और जो केले के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो ग्राउंड में फ्रिक्शन कम कर देते हैं और उसी कम फ्रिक्शन होने की वजह से आप नीचे गिर जाते हो ऐसे करके। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप मुंह के बल गिर जाते हो, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती। आगे देखते क्या दिया। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन हैव अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन देम विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ज़मीन के ऊपर उसके ऊपर हमेशा एक ना एक फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूर लगता है और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट में। मतलब ये देखो, मैं आपको अगर एक अच्छा एग्जांपल दूँ तो मान लो ये रिंग है, ये आप खुद से मुझे इसका आंसर दोगे। मैंने इस रिंग को धक्का दिया इस डायरेक्शन में, तो अब मेरा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? जो मैंने फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स यानी कि मेरे मसल के हेल्प से जो फोर्स मैंने लगाया वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वो आप खुद बताओ मुझे, क्योंकि मैं धक्का इसे यहाँ पे दे रहा हूँ और ये जा रही है आगे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने धक्का आगे दिया मतलब फोर्स भी मैंने आगे ही लगाया है, यानी कि एफ मस्कुलर मतलब मस्कुलर फोर्स, जो मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने ऐसे किया। अब जब मैंने इसे ऐसे किया तो ये रिंग रुक क्यों गई? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो बताने से पहले मैं आपको बोलता हूँ, आप गेस करो कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा होगा कि ये रिंग अपनी जगह रुक गई। क्या वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स की बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैंने रिंग को धक्का दिया होता और फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम मेरे फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा होता तब तो ये रिंग कभी रुकती ही नहीं, मैं तो और रिंग को हेल्प करता आगे जाने में। लेकिन क्योंकि ये रिंग के मोशन को रोक देता है तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि रिंग के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मेरे मस्कुलर फोर्स से। एफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो देखो वहाँ पे कह दिया कि ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। यानी कि देखो जब मैंने इस रिंग को इस ऐसे धक्का दिया आगे तो रिंग की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो ये है। मतलब रिंग इस दिशा में जा रही है आगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे। सेम वही तरीके से अगर मैं इस रिंग पे यहाँ से फोर्स लगाऊँ तो आप मुझे बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स कौन से डायरेक्शन में होंगे? अगर मैंने यहाँ पे लगाया, देखो अगर मैंने ऐसे धक्का दिया मतलब कि एफ मस्कुलर इसके ऊपर लग रहा है यहाँ पर और एफ फ्रिक्शनल लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस रिंग की डायरेक्शन का मोशन क्या है, मतलब मोशन का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे इसका मोशन तो ये डायरेक्शन में है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे कभी लग रहा है वो उसके डायरेक्शन के अपोजिट मोशन में काम करेगा।
मैंने रिंग को यहाँ धक्का दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ करेगा, रिंग को धक्का यहाँ दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम करेगा, रिंग को धक्का दिया लेफ्ट में तो रिंग जाएगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लगेगा राइट में। तो वहीं यहाँ पे दिया गया है कि सारे ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में होते हैं उनके वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो उनके डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। You must have seen one tends to slip over a banana peel on the street. Similarly, one can slip due to mud. तो अब मैंने आपको एग्जांपल अच्छे से दे दिया कि लोग अब केले के छिलके पे क्यों फिसल जाते हैं, या फिर अगर कोई गीली मिट्टी रहती है तो क्यों फिसलते हैं, क्योंकि वो जो गीली मिट्टी होती है वो या फिर केला उस जगह के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, और इसी रिड्यूस फ्रिक्शन की वजह से आप गिर जाते हो। यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर यानी कि कोई एक्टिविटी टाइप है, आप इसे कर सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ सम मोर एग्जांपल्स इन विच कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर अप्लाइड, राइट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यानी कि आपको पहले देखना है कि वो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और अगर वो कॉन्टैक्ट है तो उसका टाइप क्या है, या फिर अगर वो नॉन कॉन्टैक्ट है तो नॉन कॉन्टैक्ट में उसका टाइप क्या है। ठीक, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। तो अब इस एक्टिविटी में क्या इन लोग ने किया है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये एक्टिविटी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है आपने ये किया होगा, अगर आप मैग्नेट्स के साथ खेलते हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर की होगी। देखो मेरे पास है 2 मैग्नेट्स, ये है मैं यहाँ पे 2 मैग्नेट्स आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 मैग्नेट्स लगा दिए हैं, मतलब ड्रॉ कर दिया है। तो देखो अगर मैं अभी इन दोनों मैग्नेट्स को पकड़ूँ और एक दूसरे के नज़दीक लाऊँ तो क्या होगा। अगर आपने मैग्नेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है या फिर अगर आपने मैग्नेट्स के साथ खेला है तो आपको पता होगा अभी क्या होगा। अगर मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, 2 नॉर्थ पोल को साथ में लाऊँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक दूसरे को रिपेल करके अपने से दूर हो जाएंगे। मान लो ये है 2 मैग्नेट्स, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। अब मैं इन दोनों को लाऊंगा एक दूसरे के पास, एक दूसरे के पास, जब ये इतनी नज़दीक आ जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स लगा के ऐसे अपनी जगह से ऐसे दूर चले जाएंगे। फिर से अगर मैं इन लोगों को पास लाने की कोशिश करूँ, फिर से लोग एक दूसरे को ऐसे करके एक दूसरे से दूर कर देंगे। तो अब ये जो 2 लाइक पोल्स है, ये लाइक पोल्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच में हो रहा है रिपल्शन। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 लाइक पोल्स कभी भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को साथ में लाओगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर अगर आप साउथ पोल और साउथ पोल को साथ में लाओगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मान लो आप ला रहे हो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक दूसरे के नज़दीक, तो जब आप ये कर रहे हो, अब मान लो कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब जब आप इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ये खुद से एक दूसरे पे चिपक जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे लोहा और मैग्नेट चिपकते हैं, सेम वैसे ही ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ऐसे करके चिपक जाएंगे। फिर से मैं इन लोग को सेपरेट करके लाऊँ तो यहाँ पे खुद से चिपक जाएंगे। तो ये देख के हम क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट पोल, जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट पोल्स के बीच में होता है अट्रैक्शन। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, तो अभी मैंने जब आपको ये बता दिया तो आप खुद बता सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा होगा। अभी आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरना है, आपको 2 बॉटल्स लेनी है, उन दोनों बॉटल्स के ऊपर एक एक मैग्नेट रखना है। देखो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के साथ रखना है। तो जब आप इन दोनों बॉटल्स को एक दूसरे के पास करोगे तो एक पॉइंट, मतलब आपको ये मैग्नेट जो है इसको आप इस पर आपको स्टिक करके रखना है, इसे इस बॉटल पे स्टिक करके रखना है। तो जब एक पॉइंट आएगा तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो बॉटल तैर रही है पानी पे ये एक दूसरे के नज़दीक ऐसे चिपक जाएंगे एक दूसरे से आके। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करने बोला है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, दोनों के लाइक पोल्स को साथ में करना है, यानी कि दोनों के नॉर्थ पोल को आपको साथ में करना है। अब जब आप अपने हाथ से बॉटल को नज़दीक करोगे, नज़दीक करके ऐसे दोनों बॉटल्स को आपने चिपका दिया अपने हाथों से, फिर जैसे ही आप इन बॉटल्स को छोड़ दोगे तो ये बॉटल अपने आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब क्यों दूर होंगी, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स होते हैं, सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ नहीं जमेंगे और एक दूसरे को रिपेल कर देंगे।
तो देखो, ये जब ऐसा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल किए, क्या ये दो मैग्नेट एक दूसरे को कांटेक्ट में आए? बिल्कुल नहीं, ये बिना कांटेक्ट में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो आप मुझे खुद से सोच के बताओ कि ये कौन से टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ऑब्वियस सी बात है, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेट एक दूसरे की दिशा में कभी आए ही नहीं, लेकिन तब भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है इस एक्टिविटी के एंड कर देना चाहिए। हमारा लेक्चर हाफ एन आवर तक हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बैलेंस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इनर्शिया और प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, एक बेसिक लेक्चर था, इसीलिए मैंने इस लेक्चर में आपको थोड़ा कम पढ़ाया और आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं समझेगा। तो मेरी तरफ से जितना भी हो सका था उतने बेसिक लेवल से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है अभी तक फर्स्ट लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।